अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। पाकिस्तान में जहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट की सिचुएशन हम देख रहे थे, लगता यूं है कि शायद वो एक तरफ बैठेगी। पॉलिटिकल सिचुएशन कितनी असरअंदाज होती है मुआशी मामलात पर, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को सही समत में गामजन करने की पेशगोई हुकूमत ने की है। किस हद तक सही समत में चल रही है, इस पर आज ज़रा बात कर लेंगे। अहम बात यह है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका ये कहना है कि पाकिस्तान 20 अरब डॉलर उसके लिए नाकाफ़ी हैं, मज़ीद वसाइल तलाश करने होंगे और मौसमियाती तब्दीलियों को लेकर ही 24 अरब डॉलर तक का नुकसान उठाया जा सकता है। चूँकि अमेरिका अब एड बंद कर चुका है, बहुत सारे ममालिक की माँ सिवाय इसराइल और मिस्र के। इस एड को बंद करने के बाद, चूँकि ये एड जिन सेक्टर्स को मिलती थी उसमें तवानाई का शोबा था, माहौलियात का शोबा था, हुकूक, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस का शोबा था, ज़राअत का शोबा था, तालीम का शोबा था, तो ये अहम शोबे इसके अंदर मौजूद थे। अब इस पर क्या हो सकता है अगर ये एड बंद होती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इस पर तो अलग बात करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि कुछ टैक्स में छूट मिलने जा रही है रियल इस्टेट को, किस हद तक सच है ये बात और क्या फ़ायदा हो जाएगा। दोबारा हम देखेंगे कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। फिर हमारी स्टॉक मार्केट, उसकी सूरत हाल और बिजनेस कम्युनिटी इस टाइम इस सिचुएशन को लेकर, जहां पर हुकूमत मुसलसल जो इंटरेस्ट रेट है उसको गिराती चली जा रही है, तो कोई खुशी की लहर है बिजनेस कम्युनिटी में। बिजनेस कम्युनिटी इसको कैसे देख रही है। और इस वक्त इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आया है। जो बाइडन के 4 साल का दौर वो खुद भी मान रहे हैं जेंट्री बीच कि बड़ा बुरा और नामुनासिब था पाकिस्तान के लिए। अब ये अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आया है और यहाँ पर आने के बाद उसने रियल इस्टेट सेक्टर, तवानाई, मादनियात, इन शोबों में दिलचस्पी जाहिर की है। इसके साथ साथ एफबीआर और उसके रिटर्न्स को लेकर बहुत सारे मामलात हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अब आप तब ख़रीदें जब आप रिटर्न्स अपने ज़ाहिर करने की अहलियत रखते हों, बड़ा लंबा चौड़ा मामला है। फिर स्टेट बैंक और पहला डिजिटल बैंक, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर साहब ने। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। काशिफ भाई, पहले तो ज़रा ये जानना चाहेंगे, एक वफ्द आया पाकिस्तान, बड़ा लंबा अरसा कट ऑफ रहा पाकिस्तान अमेरिका के साथ, और तकरीबन जो बाइडन का दौर तो ऐसा था कि वो तो खुद कहती रही पिछली गवर्नमेंट फ़ोन भी नहीं उठाते थे। अब एक वफ्द आता है और रियल इस्टेट के सेक्टर, मादनियात और तवानाई में इन्वेस्टमेंट की बात करता है। उसके अगर अगेंस्ट मैं पैरेलल देखूं तो दूसरी तरफ इन्हीं सेक्टर्स में एड भी रोकी है अमेरिका ने। हम कैसे देखें बतौर बिजनेस कम्युनिटी, क्या देख रहे हैं इसको? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये खुशाइन बात है जहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान बाकी तमाम इनिशिएटिव्स ले रही है और इंसेंटिव्स दे रही है, जिसमें इंटरेस्ट रेट का कम होना, डॉलर को एक जगह पे रखना। अब यहाँ पर अमेरिकन डेलीगेशन का आना और मिस्टर ट्रम्प की गवर्नमेंट के ओथ लेने के फौरन बाद आना, और इस बात को भी हम मद्देनजर रखेंगे कि जो पिछली बाइडन साहब की जो गवर्नमेंट थी उसके इंडिया से ताल्लुकात ज्यादा बेहतर थे, हमारे साथ बेहतर नहीं थे। और अब भी जो एक ये जो इशू या रिजर्वेशंस उनके ओथ लेने के बाद आई कि कुछ ट्वीट्स भी हुई और वो ट्वीट्स वहां से डिलीट भी हो गई, जो कि फिर एक पॉजिटिव इमेज दे रही हैं। और यहाँ पर भी ये मानते हैं कि हमने बहुत नुकसान उठाया है, जो हमारे यहाँ पर मसाइल रहे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। आप भी वो, और उनके ये बात भी समझने वाली है कि उनके चाइना से कोई ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं है, और आते साथ जहां पर उन्होंने 3 महीने के लिए तमाम दुनिया की एड्स पे जो लगाई है, एक कट लगाया है, जिसको वो ये कह रहे हैं कि हम ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने कट लगाई है, सिवाय इसराइल और मिस्र के। इन तमाम पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए इस डेलीगेशन का आना बेहतर बात है, क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि नई गवर्नमेंट के बाद ये सब लोगों को समझ है और पूरी दुनिया को समझ है कि तमाम दुनिया का ताल्लुकात और तमाम दुनिया के सियासी समाजी जो ताल्लुकात हैं वो चेंज होने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है और हमें इसे पॉजिटिव लेना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि जब हमें बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और हमारे आईएमएफ के हम
पैकेज में भी हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी चले वो जो 20 बिलियन डॉलर का कहा है, चाहे वो कम है, लेकिन जहां पर हमें $1 की जरूरत है, वहां पर अगर अगले 10 सालों में हमें $20 बिलियन मिल भी जाते हैं, तो ये भी खुशहाल बात है। तमाम चीजें जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखी जा रही हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या इन तमाम चीजों के बाद हमारी लोकल इंडस्ट्री, लोकल इकोनॉमी में कोई बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। अच्छा काशिफ अनवर साहब, अब ज़रा हम बात कर लेंगे, ये मैंने आज आपके साथ बड़ी डिटेल बात करनी है कि हमारा यहाँ का ताजिर, यहाँ का बिजनेस, वरना बैन अवी जो फंडिंग है उसकी तो बड़ी बात कर लेते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी कर लेते हैं, लेकिन हम इसको बड़ा पीछे रखते हैं कि हमारे अपना जो पोटेंशियल है लोकल मार्केट का, उसको सपोर्ट करने, उसको इनक्रेज करने के लिए अब तक क्या मेजरमेंट्स उठाएं। ऐसे नईम सिद्दीकी साहब, सर एक तो अहम बात आपसे ये करनी है कि ये जो कट लगने जा रहा है मौसमियाती मामले में, और मौसमियाती तब्दीलियों का सबसे ज़्यादा असर लेने वाले मुल्कों में हम भी शामिल हैं, $24 अरब के करीब शायद कट लगेगा, जो वर्ल्ड बैंक भी बता रहा है। क्या होगा सर इससे? इसके तो बहुत सारे मंसूबे रुक जाएंगे। देखिए सर, इस वक्त जो है ना माशी सूरत हाल जो आप देखें अमेरिका की और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी भी अभी इस वक्त काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो गई है इन अ वे के भी। आपने देखा होगा कि 2-3 पहले अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली में बहुत बड़ा जो है ना ज़लज़ला आया था और स्टॉक मार्केटें जो है ना उन्होंने $1 ट्रिलियन की हिट ली है। तो वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनको चाइनीज़ कंपनी के साथ अब डायरेक्ट कंपटीशन का सामना है, और उस डायरेक्ट कंपटीशन की वजह से वो चाइनीज़ कंपनी ने कहा कि जो प्रोडक्ट आप इतनी महंगी बना रहे हैं उसी के इक्विवेलेंट प्रोडक्ट जो है ना, जैसे चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस किस्म की जितनी भी डिवाइसेस हैं, चैट जीपीटी के इक्विवेलेंट जो है वो उनकी डिवाइसेस जो हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी सस्ती उन्होंने थ्रेट किया कि हम मार्केट में फेंकेंगे या मार्केट में हम लेके आएंगे। इस वजह से जो है वो वहाँ पे जो सिलिकॉन वैली है और जितना भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसका रिएक्शन लिया है, जिसकी वजह से आपने स्टॉक मार्केट में काफ़ी टर्मोइल देखा। अब देखा जाए सर ये तो जो अभी आप ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं हमारी स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, वहाँ पर आफतें आ रही हैं, वहाँ पर तूफान भी आ रहे हैं, वहाँ पर आग भी लग रही है, वहाँ पे ज़लज़ले भी आ रहे हैं, उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश, तो इसका क्या कोई असर हुआ है हमारी स्टॉक मार्केट पे, या हमारी स्टॉक मार्केट को उससे अलग देखा नहीं? हमारी स्टॉक मार्केट अब देखें तो 2-3 दिन पहले काफ़ी मार्केट में रिसेशन था और मार्केट डाउन हुई थी, लेकिन कल और आज फिर दोबारा मार्केट ने गेन किया। आज तकरीबन 2000 पॉइंट के करीब मार्केट प्लस में जा रही है। देखिए हमारा को थोड़ा सा ना सेंटिमेंटल मूवमेंट्स चलती हैं, जैसे अब ये जेंट्री बीच का विजिट है, अमेरिका के जो मल्टी बिलियनर हैं ये, और ट्रंप फैमिली के साथ इसका बड़ा क्लोज लिंक है, और ये पाकिस्तान में अभी कुछ इकोनॉमिक जो मुआहदे हैं वो करने आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, स्टॉक इसमें, रियल एस्टेट में। तो इससे एकदम से जब ये इसमें न्यूज़ आती है तो सबसे पहला रिएक्शन उसका जो है ना स्टॉक मार्केट पे होता है। तो हम समझते हैं कि शायद एफडीआई आ रही है, और उस एंटिसिपेशन में हमारी मार्केट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करती है। वही चीज़ आप इस वक्त देख रहे हैं। अदरवाइज़ तो आप देख लें इंटरनेशनल मार्केट में तो ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपने सवाल किया है, क्लाइमेट चेंज, इस वक्त देखें अमेरिका ने अब ये सोचा है कि हम मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, या दूसरे जो प्रोग्राम्स दुनिया में चलते हैं उसमें बहुत सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है ना वो अमेरिका करता है। अब जो ट्रंप की जो जब गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने कई चीज़ों पे कट लगाए हैं, और ख़ास तौर पे आज अभी मैं आपको बता रहा था कि भी उन्होंने जो एलन मस्क हैं जो कि उनकी एफिशिएंट मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, यानी कि फाइनेंसेस को कितना एफिशिएंट हम यूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी आज बात की है कि इसके ऊपर भी हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि अमेरिका अपनी कौम को लेकर बड़ा सीरियस है, और वो समझता है कि हमारी कौम पर जो चीज़ें बोझ बन रही हैं या दुनिया को जो कुछ हम दे रहे हैं वो अब हम अपनी कौम को देखें ना। एक्स जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं विल्बर रोज, उन्होंने कहा है कि जी वर्ल्ड बैंक शुड बी की टारगेट फॉर एलन मस्क DOG स्पेंडिंग आउट। तो ये चीज़ें जब आप देखते हैं तो एकदम से आपको लगता है अब ये इदारे जो है ना कि सारे के सारे आपने देखा है कि वो चलते हैं मोस्टली अमेरिकन एड। अमेरिका का मैक्सिमम शेयर होता है। आप किसी भी चीज़ में देखें, IMF में देखें तो 19% जो है ना अमेरिका की डोनर है, वर्ल्ड बैंक में देखें तो 14% अमेरिका
उसका डोनर है। सर पोलियो कैंपेन देख पोलियो लें कैंपेन तो देख आप लें वहाँ का एक जी, तो बिलियनियर कोई भी चीज़ें देखें तो अब वर्ल्ड वाइड देखें, अमेरिका इटसेल्फ जो है ना उसका ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, कोई $3 ट्रिलियन के करीब उनका डेफिसिट चल रहा है, जबकि चाइना को देखें तो $1 ट्रिलियन सरप्लस में वो जा रहे हैं। तो एक दुनिया में एक आने वाले वक्तों में काफ़ी ज़्यादा इसका कंपटीशन होगा और अमेरिका भी चाहेगा कि हमारी जो मार्केट की सस्टेनेबिलिटी है और जो हमारी ग्रिप है मार्केट पे वो कायम रहे और हमारी ग्रोथ जो है ना प्रोपोर्शनेट बढ़ती रहे। इसके लिए आपने देखा है कि इमिग्रेशन के लॉज भी नए आए हैं, इन्वेस्टमेंट के लॉज भी नए आए हैं, फंडिंग हाँ के लॉज भी इमिग्रेशन नए आए बहुत हैं। ज़्यादा तो काम इमिग्रेशन पर तो बहुत कर रहे हैं। इमिग्रेशन अभी आज मैं अखबार में पढ़ा था कि उन्होंने क्यूबा की बहुत लोग भेजे हैं, फिर उन्होंने कहा जी 30,000 लोगों को हम गुआंतानामो जेल में भेजेंगे। तो इस किस्म की जो ना इस वक्त दुनिया में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग की बातें हो रही है, इसको जो हम कहेंगे कि ओके अच्छा ये इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चर, इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। काशिफ साहब इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग का जिक्र किया अभी नईम साहब ने, ये जो दुनिया अब इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग का एक करवट ले रही है, हम वहाँ कहाँ खड़े होंगे? देखिए बात यह है कि बाकी दुनिया के साथ ही हम बिल्कुल ज्वाइंट हैं, और अगर हम अमेरिका की बात करें तो हमारी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स की मार्केट है अमेरिकन मार्केट। अगर वहां पर बिक्री होती है, वहां पर कारोबार चलते हैं, तो हमारी भी इंडस्ट्री को डायरेक्टली वहां पर फवायद पहुंचते हैं। लेकिन अब फिर वही बात है, हमें चूंकि अमेरिकन गवर्नमेंट चेंज हुई है, हमारे अमेरिका से ताल्लुकात थे अच्छे और अब और बेहतर शायद होने को जा रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो सीपैक की इन्वेस्टमेंट है जो चाइनीज कर रहे हैं, अमेरिका उससे खुश नहीं है। लेकिन अमेरिका अपने मुल्क में ऐसी तमाम इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग करना जा रहा है, और वो चाइना को अपना सबसे बड़ा राइवलरी मानता है कि इस वक्त इकोनॉमिक राइवल जो है मेरा वो सबसे बड़ा चाइना है। और आते साथ ही जो उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं दुनिया के ऊपर, मैं रिस्ट्रिक्शंस की टैरिफ्स की बात कर रहा हूं, जिसमें कनाडा है, ईयू है, चाइना है, मैक्सिको है। देखें इससे एक सारा सिस्टम चेंज होने को जा रहा है। अब इस इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की अगर हम ये बात करें कि हम उससे किस तरह से फायदा उठा सकेंगे, तो अल्टीमेटली हम उससे या तो हम कन्विंस करें इन तमाम इन्वेस्टर्स को कि वो हमारे मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें, या हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इतना बढ़ा लें कि हम उनके मुल्क में अपनी चीज भेजें। अब बात यह है कि ये दोनों चीजें इस वक्त मेरी जाती राय में दोनों चीजें इस वक्त पॉसिबल नहीं है। ना हम बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर सकते हैं कि आप हमारे मुल्क के अंदर आए, और ना वो कन्विंस होंगे। क्यों? आपके जो मल्टीनेशनल्स हैं इस वक्त वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, आपका अपना लोकल इन्वेस्टर जो है वो इस वक्त मुल्क से जा रहा है। तो हम एक फॉरेन इन्वेस्टर को किस तरह ये कहेंगे जब वो ये जानते हैं कि हमारा इन्वेस्टर यहाँ से जा रहा है। और एक्सपोर्ट्स की जो देखें जहां पर भी जितनी बेहतरी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेहतरी नहीं आई। हमारा इन्फ्लेशन बेहतर है, हमारा इंटरेस्ट रेट बेहतर है, हमारा इसकी डॉलर की और रुपये की पैरिटी एक जगह पे खड़ी है। लेकिन बात यह है कि क्या उसके अगर फवाइद भी आएंगे तो वो आज से शुरू होंगे। और लोकल इंडस्ट्री को क्या आप बिजली सस्ती दे रहे हैं, क्या आप गैस सस्ती दे रहे हैं, क्या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी हो रही है। देखें जितने भी आपके इस वक्त, अगर मैं ओपनली बात करूं तो जितने भी हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो आपका ताजिर है, उसका सबसे ज्यादा जो राब्ता होता है वो आपके मॉनेटरी एजेंसीज के साथ होता है। तो वो तो जितनी भी पॉलिसीज बन रही हैं वो तो बिजनेस कम्युनिटी तो उससे मसाइल का शिकार है। अब बिजली आपकी सस्ती हो नहीं रही, आईपीपी से बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि नेगोशिएशन हो रही है आईपीपी के साथ। हमने बहुत सी कंपनीज के साथ डिसीजन भी कर लिए, लेकिन क्या बिजली सस्ती हो गई है? क्या हमने जो वो पिछले 20 साल से जो पैसे दे रहे थे आईपीपीज को, क्या हमने वो देने बंद कर दिए हैं? क्या उसकी कमी की वजह से अब बाकी जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर गई है? शायद नहीं। आज के बाद कर जाए तो वो देखें उसमें हम हमेशा बेहतरी की तवक्को रखते हैं। अच्छा काशिफ साहब, मैंने ना ये जो हमारे
पावर टैरिफ्स हैं, इस पर भी ज़रा आपसे बात करनी है, फिर इसकी अवेलेबिलिटी पर भी मजीद बातें भी करेंगे। ज़रा इकोनॉमी की अहम सूरत हाल है और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नईम साहब, टैरिफ बहुत लंबे अरसे से आप इसके एडवोकेट हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स को तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक हम अपने टैरिफ्स यानी पावर टैरिफ्स को कंट्रोल ना करें या फिर हम इसको कोई स्टैंडर्डाइज ना करें। ये दोनों चीज़ें यहाँ हो नहीं रही। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर है जिसके पास बिजली देने के सारे इख्तियारात हैं, उसके ऊपर एक अथॉरिटी बैठी है जो बिजली के तमाम टैरिफ्स को कंट्रोल भी कर रही होती है। हम प्राइवेट सेक्टर को दे भी रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इस सेक्टर में होना ठीक है? पहले तो ये ज़रा बताएं। देखिए, बेसिक जो प्रॉब्लम है, अभी काशिफ साहब भी इस पर बात कर रहे थे कि जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। आप बांग्लादेश को देखें, कंबोडिया को देखें, वियतनाम को देखें, अपने हमसाया ममालिक को देखें, आप देखें कि वो क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं, क्या ऐसी उनकी जो है टेक्निक्स हैं कि जिसकी वजह से उनकी एक्सपोर्ट दिन ब दिन हर साल बढ़ती जा रही है। सर, और बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया था? मैं वही कह रहा हूँ कि वो अभी भी देखें, आफ्टर देयर टर्मोइल, अभी उनकी गवर्नमेंटें बदली थी, इसके बावजूद उन्होंने 50 बिलियन को क्रॉस किया डिस्पाइट ऑफ ऑल द क्राइसिस, एजिटेशन, सब कुछ। तो भाई हमारे लोग भी बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बड़े काबिल हैं। और ये जब तक आप देखें, एक तो आप टैरिफ बिजली का जो है वो बिजनेस कम्युनिटी शुरू से कह रही है कि हमें आप सस्ती बिजली दें और जो मार्कअप है वो कम करें। चलो, दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि आपने मार्कअप जो रेट है 22% में 12% कर दिया। अब क्योंकि देखिए, जो बड़ी इंडस्ट्री है ना, जैसे टेक्सटाइल है या स्टील है या और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, वो वर्किंग कैपिटल के बगैर चल ही नहीं सकती। उनकी मजबूरी है वो बैंकों से फाइनेंस करवाना, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा जो ना टर्नओवर होता है। तो जब आपकी मार्कअप कम होगा तो आपको बोरिंग में आसानी होगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, आप इंटरनेशनल मार्केट में competitive हो जाएंगे। इसी तरह बिजली का रेट अगर कम होगा, गैस का रेट अगर कम होगा, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में आपकी लेबर आपको सस्ती मिलेगी। देखें सर, हमारी प्रोडक्ट ही ऐसी बनती है, इतनी महंगी बिजली और इन चीज़ों की वजह से, क्या हम उसको मार्केट क्या करें? असल में मसला ये है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि LSM सेक्टर जो है उसके लिए ये मुराद है। अच्छा जी, हम आपको बिजली का रेट ये दे देते हैं, हम आपको दूसरे इंसेंटिव दे देते हैं, लेकिन जब हम नीचे आते हैं ना, जो 85% 80% आपका SME सेक्टर है, जो कि आपके LSM सेक्टर को फुली सपोर्ट करता है, उसका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, उसके लिए काम करता है, उसको कोई फैसिलिटी नहीं है। उनके पास कोई जनरेटर नहीं है, उनके पास कोई सस्ती बिजली नहीं है, उनके पास ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्ट को सस्ती बना के ऊपर दे सकें। तो हुकूमत को चाहिए कि वो क्रॉस द बोर्ड बैठ के जितनी बिजनेस कम्युनिटी है, देखें हमें इस वक्त दुनिया में जो कंपटीशन है, जैसे काशी साहब भी कह रहे थे कि या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए हमारे पास या हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। अब ये दोनों चीज़ें, तीसरी चीज़ ये होती है कि हम साथ ये भी कह रहे हैं जो उन्हें मुमकिन नहीं लगा, जो वो कह रहे हैं मुमकिन नहीं है। लेकिन इसी को क्या ये जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं या गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को समझते होंगे कि भाई ये दो चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, जब आपको पाकिस्तान में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे बाहर के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप यहाँ पे देखें, आप बिजली का अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई दें, गैस की सप्लाई दें, मार्कअप रेट कम करें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दें, स्किल लेबर को डेवलप करने में मदद करें, और जो भी पोल्यूशन है या जितनी भी दूसरी रिक्वायरमेंट है उनके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितनी भी सर्टिफिकेशन है, उनको करवाएं हमारी इंडस्ट्री को। देखें, जो यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं वो ये भी देखते हैं कि आपकी कंपनी की स्टैंडर्ड क्या है, आपने कितनी सर्टिफिकेशन की हुई है, क्या एक्सपोर्ट करने के आप काबिल हैं। वो ये सब चीज़ों को एश्योर करते हैं। सियालकोट में, फैसलाबाद में, कराची में कई ऐसी बड़ी बड़ी मिलें हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पूरी उतरती हैं और उनका एक्सपोर्ट चल रही है। यही मैं कहता हूँ कि बाकी भी जो गवर्नमेंट है वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी बात करे और उनको इनकरेज करे, और जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट SME सेक्टर है उसको इनकरेज करे, उनको भी वो मुराद दे, उनको भी बिजली सस्ती दे, ताकि हमें डॉलर जो है वो हमने कमाने हैं। हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें देखें, अब सर्कुलेशन इकोनॉमी का दौर है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो SME पे डिपेंड करती है, SME जो है वो लेबर पे डिपेंड करती है, लेबर जो है वो अपनी सैलरी पे डिपेंड करती है। ये एक सर्कल चलता है। अच्छा, अब जितना भी बिजनेस कम्युनिटी है ना, उसका सबसे करीबी दोस्त जो है ना पाकिस्तान में,
वो FBR। अच्छा, एक मिनट यहाँ रुके ना आप, जरा बड़ी डिटेल आप जहाँ लाए थे काशिफ अनवर साहब, ये FBR और बिजनेस कम्युनिटी, जरा इसके रिश्ते में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम हमेशा देखते हैं बड़ी ही कुछ अरसे के बाद बिजनेस कम्युनिटी को बहुत शिकायत उठती हैं, लेकिन हम हमेशा सुन रहे होते हैं FBR रिफॉर्म्स हो रही हैं, पता नहीं कब होती है, क्या होती है, वो हमें नहीं पता, वो आप बेहतर बता सकते हैं। ज़रा इस रिश्ते पर बताएं, इसकी वजह से कितनी रुकावटें हैं। देखिए, ये जो हमारा रिश्ता है FBR के साथ, ये बहुत ही मजबूत है और कई सदियों का है, और हम इसको चाहते हुए भी हम नहीं छोड़ सकते। अब बात ये है कि रिफॉर्म्स देखें हो रही हैं, मसला सिर्फ एक ये हो गया है जो मैं समझता हूँ कि FBR ये चाहता है, या जितनी भी रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटीज हैं वो ये चाहती हैं कि हम डिजिटाइजेशन की तरफ चले जाएं और तमाम कुछ ऑटोमेट हो जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम यहाँ पर अमेरिका और इंग्लैंड के कानून को लाना चाहते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो जब तक हमारी वहां पर ग्राउंड की रियलिटी को देखे बगैर अगर हम उन कवानीन को लगाते जाएंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हम ऐसे कवानीन बनाएं, और कवानीन उन लोगों के लिए बन रहे हैं जो ऑलरेडी नेट के अंदर है। हमारा शुरू से ये मसला है, और जिन लोगों को अब हम ये कह रहे हैं कि आप नेट के अंदर आए, वहां पर एक जगह पर कानून उसको कहीं पर एग्जेम्पशन भी दे देता है, दूसरी जगह अगर वो कानून नहीं आता नेट के अंदर तो आप उसके ऊपर पेनल्टीज लगा देते हैं। अब जब तक हम उस सेक्टर को नहीं देखेंगे, उस सेगमेंट को नहीं देखेंगे, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट्स आपस में ऑटोमेट हो चुके हैं, जो ग्रे इकोनॉमी का पैसा है, जब तक आप उसको अंदर नहीं लाएंगे तब तक हमारा ये जो सिस्टम है। अच्छा काशिफ अनवर साहब, ग्रे इकोनॉमी आप जिक्र कर रहे हैं, दुनिया में इसके मॉडल्स मौजूद हैं ऑलरेडी, उसका पैसा आप इकोनॉमी में इंजेक्ट करने के? देखिए, दुनिया में कितने पाकिस्तान हैं? दुनिया में एक पाकिस्तान है ना। तो आप पाकिस्तान की रियलिटी देखें। हमें तो मिसाल ये देनी है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया है, ईरान है। हमें ये देखना है कि जहां पर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो फिर अगर आपने पाकिस्तान की दुनिया के साथ बात करनी है तो दुनिया में आपको इलाज भी फ्री दिया जाता है, दुनिया में आपको तालीम भी फ्री दी जाती है, दुनिया में आपको साफ पानी भी फ्री दिया जाता है। मैं दुनिया ही से तो आपको मवाजना करा रहा हूं कि क्या इतनी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जितनी दुनिया के पास है, क्या पाकिस्तान के पास है? क्या पाकिस्तान ने भी स्पेस पे अपना भिजवा दिया है जनाब? तो जो भेजते हैं, हमने शिप भेजना है, वो भिजवा दिया है। बात ये नहीं है, अपनी ग्राउंड रियलिटीज को देखें कि आपकी ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, आपकी इस वक्त क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं। बात ये है कि जो आपका इन्वेस्टर इस वक्त मुल्क छोड़ से जा रहा है, क्या आपने कभी उससे ये पूछा है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुआ है जो तुम इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हो? क्या आपके यहाँ पर रेवेन्यूज हैं? अच्छा काशिफ अनवर साहब, दो तीन अगर मैं आपसे पूछूं, काशिफ अनवर साहब दो तीन को पॉइंटर्स ऐसे, चूंकि आप खुद सदर भी रहे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ज़रा हमें बताएं कि कम्युनिटी या बिजनेसमैन वो क्या सोच रहा है, और जो बाहर जा रहे हैं उनके रीजंस, जो मेजर रीजंस हैं क्या है? टैक्सेशन के मसाइल हैं, पाकिस्तान में टैरिफ के मसाइल हैं, पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मसाइल हैं, या फिर पाकिस्तान में ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं इनके मसाइल हैं क्या? देखिए, बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में ओवर रेगुलेशन हुई है। ओवर हमें रेगुलेशन, रेगुलेशंस में आसानी करनी है। आपके लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जितनी भी डिपार्टमेंट्स के साथ उनके मामलात हैं वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको यहाँ पर। अगर हमारी बिजनेस कम्युनिटी अपने टैक्स, एडवांस टैक्स को डिडक्ट करवाने के खिलाफ नहीं है। वो ये कहती है कि अगर आपने हमारा एडवांस टैक्स को डिडक्ट किया है, तो जिस तरह ऑटोमेटेड तरीके से आपने उसको डिडक्ट कर लिया है, तो अगर आपके पास फालतू आ गया तो आप मुझे वापस कर दें, क्या आपको वापस मिल जाता है? अगर आप एक नया बिजनेस सेटअप करने के लिए जाते हैं तो क्या आपको बैंक कर्जा आसानी से आसान शराइत पे दे देता है? क्या अगर आप मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए जाते हैं, जो आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज लेके पैसा लिया है, तो जब आपकी मशीनरी आती है, तो जिस वक्त आपकी मशीनरी आती है आपका सेल्स टैक्स और आपका इनकम टैक्स एडवांस में विथहेल्ड हो जाता है। देखिए, हम अगर ये चाहते हैं, हम भी ऑटोमेशन के हक में हैं
ये मैं तो सबसे बड़ा इस बात का अलंबरदार हूं कि हमें सबको टैक्स नेट में आना चाहिए, सबको बिल्कुल अपनी ठीक। इनकम टैक्स के रिटर्न्स को फाइल करना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स हैं, आप उनको जरूर एड्रेस करें। और एक और बात, हम जो बात करते हैं कि हमारा सबसे बड़ा सेक्टर रिटेलर्स जो है वो नेट के अंदर नहीं आते, भाई आप हर दूसरे दिन तो एक नई पॉलिसी दे देते हैं। अब कहां पर आपने जो एग्जिस्टिंग, मैं फिर छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर आपके जो लोग सेल्स टैक्स के अंदर हैं, जो सेल्स टैक्स की रिटर्न्स को फाइल करते हैं, जब तक सब्सिक्वेंट सप्लायर अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न को सबमिट नहीं करेगा, तब तक अगले वाले की सेल्स टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं होगी और पूरी चेन रुक जाती है। अगर आप कानून ये बना देते हैं कि 2 करोड़ से अगर आपकी असेसमेंट कम है तो आपका बीच में एक लेवल ऑफ जो हमें जस्टिस मिलता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अपीलिंग अथॉरिटी है, वो बीच में से माइनस हो जाएगी उस 2400 अरब रुपए के लिए जो इस वक्त लिटिगेशन में पड़ा है। तो क्या इस कानून के बनने से 2400 अरब रुपया जो लिटिगेशन में था वो निकल आया है? ओके, निकला एग्जिस्टिंग सेक्टर के लिए प्रॉब्लम्स वहां पर ज्यादा खड़ी हो गई हैं। सही है। अब अभी अगर आप देखें, जी कुछ कहना चाह रहे हैं काशिफ साहब, 1 मिनट दीजिएगा बस, सिर्फ 1 मिनट। जी जी नईम साहब इसमें जरा एडअप करें जो आप। बिल्कुल सही बात है। देखिए ये जो आपकी टैक्स डिडक्शन वाले मामलात है ना, इससे छोटा बिजनेसमैन तो बिजनेस से आउट हो गया है। जो सेल टैक्स रजिस्टर करने जाता है, अब सेल टैक्स का फॉर्मेट पिछले साल से इतना डिफ़िकल्ट कर दिया है कि आपका स्टॉक चाहिए, आपका स्टॉक आउट नहीं हुआ तब भी एफबीआर परेशान है, आपका आउट हो गया तब भी वो आपके पास आ जाते हैं, आपके ऑफिस में आके आपके रिकॉर्ड को चेक करते हैं। और जब आप विद होल्डिंग देखें, कई ऐसे छोटे छोटे बिजनेस हैं जैसे रेस्टोरेंट्स वाले हैं, उनको आप कहते हैं कि आप पीओएस के साथ अटैच हो। जब वो अटैच होती हैं तो फिर जो छोटी छोटी परचेजेस करते हैं, किसी से सब्ज़ी ले रहे हैं, किसी से गोश्त ले रहे हैं, किसी से चावल ले रहे हैं, अब वो जब हालांकि ये कई चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जिस पे विद होल्डिंग लगता ही नहीं है, एग्जेम्प्ट है, लेकिन जब वो सेल टैक्स की उसमें डालते हैं अपनी रिटर्न में तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो परचेजेस का जो एचएस कोड मांगता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता वहाँ पे। अब ये छोटा छोटा आज मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने कहा भाई ये हमें तो नोटिस आ रहे हैं, हम इसको कैसे करें। तो अब ये देखें, ये नहीं ये उन्होंने चीज़ें इतनी मुश्किल कर दी हैं कि एक छोटा जो बिजनेसमैन है वो तो बिजनेस से आउट हो गया। अब दूसरा, जैसे काशिफ साहब कह रहे हैं कि 2 करोड़ तक जो आपका केस है वो तो जाएगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास, लेकिन जो 2 करोड़ से ऊपर हो गया वो आप उसको बाईपास कर देंगे तो आपका पहला फोरम ही ट्रिब्यूनल होगा या आपका हाई कोर्ट होगा। तो जब ये सिचुएशन आपके पास हो जाएगी तो आप मुल्क नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? आप क्यों जाते हैं दुबई, आप क्यों जाते हैं मलेशिया, आप क्यों जाते हैं सिंगापुर? वो आपसे कुछ नहीं पूछते, वो कहते हैं आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, काम करें। जो डिफाइंड टैक्सेशन है वहाँ पे अगर है भी ना, अब अव्वल तो वो टैक्सेशन बहुत कम है, लेकिन अगर है तो डिफाइंड है, आपको पता है कि आपने कितना टैक्स देना है, सिस्टम इतना नीट एंड क्लीन है कि आप किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये बात करें 2700 अरब टैक्स की, अभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें 300-400 कंपनियां थी और लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला था सेल टैक्स के ऊपर, वो सारा टर्न डाउन हो गया। इतना वसाइल ज़ाया हुए, इतने रिसोर्सेज ज़ाया हुए, इतना पैसा ज़ाया हुआ। सॉफ्टवेयर को लेके नहीं सब, अच्छा मैं इस पे सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें जो ग्लिच में आए या फिर इस तरह की चीज़ें कि जो ऑलरेडी उन्होंने जो चीज़ बनाई हुई है उसके अंदर वो चीज़ आप इनपुट करें और अच्छा ब्रेक, मैं आता हूँ सर, ब्रेक के बाद आप ज़रा हमें और डिटेल समझा दीजिए कि ब्रेक लेता हूँ, वापस आते हैं। ज़रा हम सर्कुलर डेट को लेकर भी बात करेंगे। महंगाई 64% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि जो महंगाई का ग्राफ बताया जा रहा है कि कमी है, वो उसको महसूस नहीं कर पा रहे, वो उसको मान नहीं रहे। ऐसा क्यों है? उन्हें शायद ये समझ बिल्कुल नहीं आ पा रही कि जो महंगाई हमें बता रहे हैं कि 30% कम हो गई, 40% कम हो गई, 7% पे रह गई, तो चीज़ों की कीमतें वही हैं। क्यों है ऐसा, इस पर भी बात करते हैं। फिर इंटरेस्ट रेट का नीचे आना, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा और इससे क्या हम मार्केट में दोबारा ज़रा पैसे की रेल पेल देखेंगे या क्या होगा? वापस आते ब्रेक से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। नईम साहब, जो आप बात करते पहले आप पूरी करें, फिर मैं ज़रा इस पर बात करूँगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट है इसमें कमी से क्या फ़ायदा हो जाएगा।
देखिए मैं ये कह रहा था कि जब ये इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन होगी ना, देखिए एफबीआई वालों को भी पता है कि ये काम नहीं हो सकते, लेकिन वो ऐसे फॉर्म डिज़ाइन करते हैं कि लोग जो है ना परेशान होते हैं। हमें रोज़ चैम्बर में भी लोग आते हैं, हमें सुनना पड़ता है कि हमें यार ये रिटर्न में मुश्किल पेश आई है, सेल टैक्स की रिटर्नों में इतने बड़े इशूज़ हैं इस वक्त कि जिसकी फिर आप आहिस्ता आहिस्ता फोरम को एलिमिनेट कर रहे हैं। आप जब आप बनाते हैं तो बिजनेस कम्युनिटी को साथ बताएं, उन्हें कहें कि सर मैं तो इस बात से ना सुने, मैं इस बात को ना इसलिए बाय करने से थोड़ा सा कतराता हूँ। ये जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जो एफपीसीसीआई है, फिर इनका क्या रोल है? अगर गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स नहीं हैं तो इनका रोल क्या है? इनका बड़ा रोल है। ये हर साल मशावरत करते हैं, हर साल भेजते हैं जो भी उनको चाहिए, सिफारिशात भेजते हैं, लेकिन उसका होता क्या है? नहीं वो नहीं सुनते ना, वो अपनी बात कहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, बड़ी सिंपल मुख्तसर बात यह है कि एफबीआई जो है ना वो फ्रंट एंड पे आपसे टैक्स कलेक्ट करना चाहता है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, चाहे IMF का प्रेशर है, चाहे गवर्नमेंट का प्रेशर। वो कहते हैं फ्रंट एंड पे हमें जो मिल जाए। जबकि टैक्सेशन का असूल ये है कि ये जो टैक्स है ना, ये रेवेन्यू नहीं है, ये तो डिविडेंड ऑफ इकोनॉमी है। यानी कि इकोनॉमी से जो पैसा कमाएंगे, वो पैसा जब आप उसमें से इनकम होगी तो आप टैक्स देंगे। देखिए सिंपल कानून है कि टैक्स टू टैक्सेबल, जिसकी आमदन 6 लाख से ज़्यादा उस पर टैक्स लगा दें, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। हम सब कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान टैक्स दे और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू हो। आप कहते हैं कि फाइलर है, ये नॉन फाइलर है, और जबकि इस किस्म की ये शॉर्ट फाइलर है। अब लोगों जो है ना घबरा जाते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और जितनी उनके साथ आसानियाँ पैदा करेंगे उतना ही वो बिज़नेस की तरफ जाएंगे। अब जब उनको पता, देखें ना, एक आपके पास PRA अलग है, SRA अलग है, आपके पास फेडरल बोर्ड अलग है, सेल्स टैक्स अलग है, उसके बाद फिर आपके पास CDA के 100 महकमे हैं, म्यूनसिपैलिटी के महकमे हैं। बिल्कुल अब ठीक है। इतने सारे जब महकमे आपके पास इकट्ठे होके आ जाते हैं, फिर आपको कोई ये लाइसेंस नहीं है, वो लाइसेंस नहीं है, फलां लाइसेंस नहीं है। हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, बिजनेस के बड़े मसाइल हैं ना, फिर तो सुप्रीम लोग जाएंगे बाहर। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि फूड अथॉरिटी कोई दुकान सील नहीं कर सकती, लेकिन अब देखो वो जाते हैं, वो अपने पावर एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह मार्केटों में जाते हैं तो मार्केटों की जो यूनियन होती हैं वो रेजिस्ट करती हैं। मैं कहता हूँ जैसे बाहर के मुल्कों में कानून है ना, डिफाइंड लॉस, कि भाई ये करेंगे तो ये टैक्स है, ये करेंगे तो ये टैक्स है, तो वो दुनिया का निज़ाम चल रहा है ना, पाकिस्तान का निज़ाम भी वैसे चल सकता है। ठीक हो गया काशिफ साहब। ये जो अब हम आते हैं इस पर, इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ा कि 20 से भी ऊपर चला गया, तो हम बड़े परेशान हुए देखकर, और कहा यह गया कि ये इसलिए किया जा रहा है कि महंगाई में कमी हो। अब ये वापस आते आते 12 पर आ जाता है। क्या देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से क्या हुआ और कम होने से क्या होने जा रहा है? इंटरेस्ट रेट का जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो तो आपका एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के ऊपर होता है, जिसने आप बैंकों से लोन लिया होता है। क्योंकि अगर उसने लीजिंग करा रखी है या उसने अपना को मुदारबा करा रखा सही है, काइबोर या काइबोर प्लस। जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं तो वो बात कर रहा हूँ ना कि अगर आपने इस्लामिक में करा रखा है मुदारबा या मुशारका करा रखा है, और बैंक से अगर आपने लीजिंग करा रखी है, तो आपकी फॉरेन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। अगर यही आपको 22% पे आपका काइबोर का रेट हो जाता है, तो आपको बैंक 2-3% लेके 25% पे आपको वो देगा, जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, और उससे इंटरेस्ट और मार्केट में जो इन्फ्लेशन जो है और चीज जो है वो महंगी हो जाती है। अब ये जो कम किया, अभी हमारा 12% पे आ गया, इस बात को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हम बाकी मसाइल का भी शिकार हैं। हमारी इंडस्ट्री उस तरह से नहीं चल रही, आपकी LCs उस तरह से नहीं खुल रही हैं, आपके बाकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग के मसाइल हैं, आपकी इंडस्ट्री बंद हुई है। इस वक्त भी जो आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आपके मुल्क में जितनी ज्यादा बेरोजगारी हुई है वो कहीं और नहीं हुई। तो देखें, इन इफेक्ट के साथ आपके कारोबार बंद हुए। अब जो ये अब 12% हुआ है, तो आज के बाद नफा मिलना या उसके प्रॉफिट में बेहतरी आएगी या उसका एक्सपेंडिचर कम होगा, तो वो एकदम ही तो वो नहीं आपका इम्पैक्ट मार्केट में दे देंगे। और दूसरी बात, जिस तरह से कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट में अगर आप पेट्रोल की कीमत देखें, आप गैस की देखें, बिजली की देखें, आप इंटरेस्ट रेट को देखें, बाकी चीजों को देखें, तो क्या जितना इम्पैक्ट आया था, क्या प्रोडक्ट्स में उतना ही इम्पैक्ट आगे आ गया था? भाई हर मैन्युफैक्चरर उतना, अगर 10% इंक्रीज हुआ था सिर्फ इंटरेस्ट रेट, तो क्या उसने 10% के करीब अपनी प्राइसेस को बढ़ा दिया था? आपकी बिजली जो 25 रुपए से 50 रुपए तक चली गई है,
क्या जितना इम्पैक्ट आया है, क्या हर प्रोडक्ट में उतना ही इंक्रीज आया है उस प्राइस के अंदर? उस तरह से नहीं होता। देखिए, मार्केट में कंपटीशन होता है, मार्केट में और बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो बहुत से क्वेश्चंस आपको एब्जॉर्ब करने पड़ते लेकिन हैं। सर मोनोपली भी तो होती है ना काशिफ अनवर साहब, ये भी माने मोनोपली भी होती है। फ़र्ज़ करें मैं किसी एक प्रोडक्ट को लूँ, कपड़े को ले लूँ, कपड़े की कीमत बढ़ी तो मैंने देखा सारे ब्रांड्स ने अपने कपड़ों की कीमतें बढ़ा दी। तो इसी तरह अगर बच्चों के लिए कुछ चीज़ देखें या बच्चों से रिलेटेड उनकी ज़रूरी अशिया देखें, वो एक चीज़ बढ़ी, सारों की कीमतें बढ़ गई। तो ये भी तो मोनोपली बढ़ती हैं सर, कीमतें बढ़ती हैं। इम्पैक्ट तो आवाम पर तो बड़ी जल्दी आता है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा कि कीमतें नहीं बढ़ी। मैं तो कह रहा हूं कि कीमतें बढ़ी हैं, और कीमतों में जब इंटरेस्ट रेट में कमी आई है तो उस तरह से कमी इस वक्त नहीं हाँ आएगी। जी, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, और जो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि 4.1% पे अगर इन्फ्लेशन आ गई है, तो क्या जो चीजें थी वो इसलिए इन्फ्लेशन कम नहीं हुई है कि आपके प्रोडक्ट्स की चीजें कम हो गई हैं? इसमें और बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कम हुआ है। अच्छा, ये तो इन्फ्लेशन मैं का रेट थोड़ा सा अगर डिफाइन कर ले आसान अल्फाज में, नईम साहब आप भी और काशिफ साहब आप भी। मैं एक चीज़ सिर्फ बोलता हूँ, उसके बाद आप दो पे छोड़ देता हूँ। वो मुझे जो लग रहा है वो ये है कि जैसे जो चीज़ फ़र्ज़ करें को 300 से डायरेक्ट 700 पे चली गई, वो बढ़ते बढ़ते 700 पर गई, अब वो 700 पर ही रुकी है। वो ये नहीं हुआ कि 500 पर आई है, पर वो 700 पर रुकी है, उससे ऊपर नहीं गई। तो इसको हम ले रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है। नईम साहब देखिए, ये जो कोर इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं 4.1% पे आगे है, ये तो आपकी जो एवरेज कमोडिटीज़ है ना, जो डेली बेस के इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, एक डिफ्लेशन भी एक चीज़ होती है। जब आपकी पावर ऑफ बाइंग जो है ना, बाइंग पावर वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो उस वक्त भी आप देखते हैं कि इन्फ्लेशन आपका नीचे आ रहा होता है, क्योंकि बेसिकली तो डिमांड सप्लाई की रेशियो है सारी। अब जब मार्केट में आप जाते हैं और आपने अगर कोई चीज़ 2 किलो लेनी है और आप आधा किलो ले रहे हैं, तो इसके का मतलब ये नहीं है कि उससे जो है कि आपका जो कोर इन्फ्लेशन है वो बहुत नीचे आ गया है, आपकी बाइंग पावर कम हो रही है। जैसे भी आपने कहा कि जो चीज़ 200 से 400 रुपये भी होगी, वो 400 से दोबारा 200 पे नहीं आई। मार्केट में वैसे ही चीज़ें महंगी हैं। अगर पिछले साल से इस साल कंपेयर कर लें तो वैसे ही जो एवरेज इन्फ्लेशनरी ईयरली प्राइस होती है उस हिसाब से भी चीज़ें अभी मार्केट में महंगी हैं। और जो हमारा इकोनॉमिक इन्फ्लेशन है वो तो वैसे भी 11-12% पे चल रहा है। लेकिन बिसाइड द पॉइंट, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जिस पे गौर करने वाली बात है कि इन सब चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, वो फिर शुरू वाली बात ही है। एक आप एक्सपोर्ट बेहतर करें, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएं, तीसरा आपके लिए गुड लक ये है कि अब आपका डायस्पोरा को 35-36 बिलियन डॉलर बाहर से भेज रहा है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशहाल बात है। और अगर ये पैसा पाकिस्तान में आता है और हमारी एक्सपोर्ट 50 बिलियन पे जा सकती है, और ख़ास तौर पे हमारा सर्विसेज सेक्टर जो आईटी है वो इस वक्त 3 to 5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है, और इसमें पोटेंशियल है कि 10 से 15 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दो एक सेक्टर सिर्फ आप भी बता दें आईटी के साथ, और कौन से हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में? एग्रीकल्चर सर, एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि दुनिया में मैं तो ये कहता हूँ कि वही सी फूड, ये जो दुनिया में जिन ममालिक के पास ग्रीन इकोनॉमी होगी वो सरवाइव करेंगे, आपको बता दूं। और दूसरा बात यह है कि ब्लू इकोनॉमी, और हमारे वो ये दोनों चीजें हैं। हम अपने इतनी बड़ी कोस्टल लाइन पूरा सेंट्रल एशिया। चले काशिफ भाई प्लीज कोई दो सेक्टर, सिर्फ शॉर्टली कोई दो ऐसे सेक्टर जो आपको लगता है कि हम उस पर थोड़ा सा काम करें तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। देखिए, हमारी एक्सपोर्ट्स में तो आईटी सेक्टर जो सबसे ज्यादा है। दूसरा, हम जो एग्रीकल्चर पे जैसे राइस है, अगर मैं कैटेगरिकली कहूँ कि राइस की बहुत ज्यादा डिमांड है वहां पर, हमें उसके लिए काम करने की जरूरत है। और हमारा देखें, हम जो अपना सिट्रस बाहर करते हैं, हमें इन चीजों को वैल्यू एडिशन में लेके आगे चलना चाहिए। हम जो रॉ मटेरियल्स भेज देते हैं, रॉ फॉर्म में भेज देते हैं, अगर हम उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के भेजें तो अल्टीमेटली आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी, रेमिटेंसेस ज्यादा आएंगी। और जो बहुत जरूरी बात है, हम जो भी एक्सपोर्ट करें, हमारे जो बाहर से जो लोग इंपोर्ट करते हैं या जो जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स पहली या दूसरी कंसाइनमेंट भेजते हैं, बाद में रेगुलरली फिर अपनी क्वालिटी को वो कम कर देते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। ये हुआ ना हमारे उसके चावल के साथ भी हुआ, हमने देखा भी, वो इसीलिए ये बड़ी परेशानी हुई। काशिफ अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आज प्रोग्राम में, बड़ी डिटेल बात हुई। नईम सिद्दीकी साहब थैंक यू सो मच। आपका भी नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया।
फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।